Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back with the JEE Mains one shot series for 2025. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं wave optics start to end, theory, concepts and PYQs as always. So I hope you're as excited as I am to start this chapter. Let's go. So wave optics में सबसे main चीज जो है that is the Young's double slit experiment. उसको शॉर्ट में हम YDSC भी रेफर करेंगे अभी से. सो व्हाट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? यू हैव अ स्क्रीन हियर एंड यू हैव टू स्लिट्स. स्लिट्स मतलब होल्स है. तो 3 डायमेंशन में इस तरीके से दिखता है कि मेरे पास एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्लिट्स है, ठीक है, एंड यहां पर मेरे पास स्क्रीन है. ऑलराइट, तो इसको मैंने साइड व्यू बनाया. तो दिस इज द 3 डायमेंशनल व्यू एंड देन यू हैव लाइट एंटरिंग. नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन लाइट एंटर्स अ स्मॉल होल लाइक दिस स्लिट, इट टेंड्स टू डाइवर्ज एवरीवेयर. सो दिस होल एक्ट्स लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट. ये फैक्चुअली अपने को याद होना चाहिए, ठीक है. सिमिलरली यहां से भी जो लाइट आ रहा है वो सब जगह ऐसे रहता है. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा है हमने कि होल के थ्रू लाइट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बट इन रियलिटी द वेव नेचर ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस दिस सॉर्ट ऑफ डाइवर्जिंग, प्रोड्यूसेस दिस इफेक्ट वेयर लाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है. मतलब ये अपने को फैक्चुअली याद रखना पड़ेगा. सो व्हाट हैपेंस इज द अपर स्लिट एंड द लोअर स्लिट बोथ एक्ट एज सोर्सेस ऑफ लाइट. एंड ये जो लाइट है, ऊपर से जो लाइट के वेव्स आ रहे हैं और नीचे के जो लाइट के वेव्स आ रहे हैं, दे विल इंटरफियर. अब इंटरफियरेंस क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरफियरेंस? सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मतलब क्या कि अगर मेरे पास इफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन, सो इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, और इट इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो ये वेव के फॉर्म में है. E naught sin omega t minus kx. Let's say y axis है तो j cap, and this will be b naught into sin of omega t minus kx k cap, ठीक है. And velocity of light is in the direction along the x axis, जैसे मैंने मान लिया suppose, ठीक है. So what happens is when two light waves are interfering, मतलब they meet at some point, the electric field gets added up. That is called superposition of electric field, ठीक है. And similarly magnetic field also gets added up, ठीक है. अब एक अपने को पता होना चाहिए कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ये अपने को पता होना चाहिए. ऑलराइट, इसका जो फॉर्मूला, पूरा जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी. ये हम याद रखेंगे, ठीक है. इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ईएम वेव्स में जनरली पढ़ते हैं, बट फॉर नाउ वेव ऑप्टिक्स के लिए we should just know कि intensity is proportional to the amplitude of electric field का squared. So when two electric fields get added up, how does the intensity change? That is the aim of this topic. That is the aim of this chapter. यहाँ से मेरे पास 2 light waves आ रहे हैं, दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट पर if I ask you what is the intensity, I want to calculate that. Okay. So काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट स्क्वायर्ड. आई कैन जस्ट सी, आई नो कि इफ आई हैव 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स जिसका एम्पलीट्यूड E1 नॉट है एंड E2 नॉट, लेट्स से दिस ड्यू टू द स्लिट S1 द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्क्रीन इज सम E1 नॉट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx, ठीक है. तो अगर ये पॉइंट P है तो वहां से एक वेव जा रहा है, ठीक है, एंड S2 से भी एक वेव जा रहा है. कोई भी एक पॉइंट P पे मैं कंसिडर कर रहा हूं. तो x का वैल्यू क्या है? इट इज अ पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट वेव फ्रॉम द सोर्स. सो सोर्स से पॉइंट P तक, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? x का वैल्यू को मैं S1P लिख रहा हूं, ठीक है. एंड सिमिलरली E2 वेक्टर वुड बी E2 नॉट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस, अब x का वैल्यू क्या है? S2P. ऑलराइट, so resultant क्या हो जाएगा? We are going to assume कि the screen is very far away, so these lines are almost parallel.
दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच का एंगल हम निगलेक्ट करने वाले. सो अपन वी कैन जस्ट रिमूव द वेक्टर साइन एंड जस्ट add them like scalars. So net electric field would be इनका addition, right? Now two sine functions का addition is something we've already seen in waves chapter, जहाँ पे हमने दो अलग waves को add किया था. This is just superposition of waves, interference of waves. We know how to do that. तो net field का amplitude कितना आएगा? These are amplitudes. क्या फॉर्मूला था waves में पढ़ा था? a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. So e1 naught square plus e2 naught square plus 2 e1 naught e2 naught cos phi, where phi is a phase difference. So phi is a phase difference. तो ये बन जाएगा ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज द फेज, करेक्ट. साइन के अंदर जो टर्म है वो फेज. सो s2p माइनस s1p. यू कैन टेक इट आइदर वे, मतलब वो नेगेटिव s1p माइनस s2p भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज cos के अंदर आने वाला. ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट अपने एम्पलीट्यूड वाले फॉर्मूला इन इंटरफेरेंस वेव से आ रहा है. ओके, तो इसको मैं कभी कभार k डेल्टा x भी लिख दूंगा. मेरे डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स. सो इसको मैं अगर स्क्वायर करूं तो मेरे पास इंटेंसिटी आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा नेट इंटेंसिटी. सो नेट इंटेंसिटी वुड बी इसके प्रोपोर्शनल e1 नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ड्यू टू स्लिट वन ऑन द स्क्रीन बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन. e2 नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ड्यू टू स्लिट 2 एट पॉइंट P प्लस e नॉट I is proportional to e नॉट स्क्वायर. सो e नॉट इज प्रोपोर्शनल टू रूट I, करेक्ट. तो ये बन जाएगा I1 और ये बन जाएगा रूट ऑफ I2 cos phi. So this is the formula, that is the main formula, the most important formula in this chapter. अगर तुमको दो स्लिट्स पता है, दोनों के कारण इंटेंसिटी पता है एंड तुमको फेज डिफरेंस पता है, वो कैसे निकलेगा? k into delta x. What is k? K is 2 pi by wavelength. Then you can use this formula directly to get the net intensity at point P on the screen. अब इस फॉर्मूला को अपन थोड़ा सा और डिटेल में एनालाइज करेंगे. ठीक है, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. Two light beams of intensities I and 9i interfere at point P and Q points. Phase difference at P is pi by 2, phase difference at Q is pi. Find the difference between the intensities at P and Q. तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा. नेट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Phi is the phase difference between the two waves. Okay. तो इंटेंसिटी एट P कितना हो जाएगा? I1 का वैल्यू I, I2 का वैल्यू 9i. I plus 9i plus 2 root I into 9i cos फेज डिफरेंस कितना दिया? पाई बाय 2, तो 0 है. तो ये बचेगा I plus 9i which is 10i. ठीक है, एंड इंटेंसिटी एट Q इज व्हाट? I1 I plus 9i plus 2i into 9i into cos pi. पाई है ना फेज डिफरेंस एट Q. तो cos pi is -1, तो ये बन जाएगा 10i माइनस 9 का स्क्वायर रूट इज 3 into 2 6, तो 6i माइनस बिकॉज cos pi is -1, तो ये बन जाएगा 4i. तो दोनों का डिफरेंस कितना बन जाएगा? 6i. दैट इज योर आंसर. सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन. देख लो. सो YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये मेरा स्लिट S1, ये S2. I want to find the intensity at some point P on the screen which makes an angle theta with the bisector of the slits. मतलब let's say दोनों के स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस D है, तो this line is the bisector between S1 S2. ठीक है, and let's say ये कैपिटल D है. So we are going to make the assumption कि D is much greater than small d. ये assumption हमेशा अपन assume करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. The screen is very far away. So if I want to find the intensity here, I need the phase difference between the two waves coming from S1 and S2. And phase difference phi was k delta x, where delta x was the path difference. तो path difference calculate करना है मुझे. तो देखो कैसे करेंगे. ये point P है, ये S1 है, ये S2 है. ठीक है, तो P is very far away because capital D is much greater than small d. So these two lines are almost parallel. So if I drop a perpendicular, and इस पॉइंट को मैं अगर M बोलूं, तो I can say कि this is approximately, these two lengths are approximately equal. ठीक है, ये एक approximation है, which is fine. Alright, so basically जो delta x है, which is S2p minus S1p, that will be nothing but S2m, because ये दोनों equal हो गए. अब S2m कैसे calculate करूं? If you see,
दिस इज द बाइसेक्टर जिससे हम एंगल थीटा मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल थीटा बन गया, करेक्ट। दिस एंगल बिकम्स थीटा। सो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल S1 S2 M, दिस डिस्टेंस इज d, ये थीटा, तो ये कितना बनेगा d sin थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू d sin थीटा। सो द पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा। तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। सो अभी से हम याद रखेंगे कि कोई भी एंगल थीटा पे द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा। नाउ इफ द इंटेंसिटीज from the slits are I1 and I2 at point P, so net intensity would be I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi, और phi would be k को 2 पाई में लैम्डा लिख सकता हूँ एंड डेल्टा x को मैं d sin थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंटेंसिटी एट थीटा मिल गया मुझे। Now what, ये जो इंटेंसिटी I1 I2 है, they are actually proportional to the I1 and I2 are actually proportional to the एरिया ऑफ द स्लिट्स। जितना ज्यादा स्लिट का साइज ज्यादा है, स्लिट का एरिया ज्यादा है, उतना ज्यादा लाइट एंटर करेगा, तो उतना ज्यादा पावर पहुंचेगा ऑन द स्क्रीन एंड देयरफॉर इंटेंसिटी ज्यादा होगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सो जनरली क्या होता है कि वी प्रैक्टिकली वी हैव रेक्टेंगुलर स्लिट्स, तो ये जो विड्थ है W1 एंड W2 बोलता हूं, दे कैन चेंज बट दिस लेंथ इज जनरली द सेम। दोनों स्लिट्स का लेंथ सेम होता है, ठीक है। सो बेसिकली आई कैन जस्ट से कि I1 by I2 एरिया ऑफ द स्लिट वुड बी L into W1, बट L तो सेम है। I1 by I2 would be proportional to the intensity would be proportional to the width of the slits, ठीक है। Okay, so if the slit widths are equal, then I1 and I2 are equal. So let's say it is equal to I0. All right. तो मेरा इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? I0 plus I0, तो 2I0 plus I0 square 2I0 cos phi। तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 plus cos phi का 2 sin square phi by 2 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 cos square phi by 2 लिख सकता हूँ, 4I0 cos square phi by 2। So 4I0 cos square phi मतलब कितना, phi का वैल्यू कहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा d sin थीटा, तो पाई d sin थीटा बाय लैम्डा बाय 2 है ना, तो 2 कैंसिल होके, तो ये मेरा इंटेंसिटी आ जाएगा। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, इनफैक्ट आई प्रेफर दिस फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर वगैरह आ जाता है, तो दिस फॉर्मूला इज प्रीटी इजी टू यूज इवन इफ दीस आर इक्वल, ठीक है। ऑलराइट, तो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट, बट तुमको पता होना चाहिए कि ये भी एक फॉर्म है इंटेंसिटी का व्हेन द स्लिट विड्थ्स आर इक्वल। ऑलराइट, यहाँ पे मैक्सिमम, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा when cos square is 1 and minimum कितना होगा when cos square is 0, ठीक है। so 0 and 4I0 के बीच में इंटेंसिटी will vary on the screen, देख लो। so we saw कि स्क्रीन पे इंटेंसिटी कितना बनता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। so what happens is you get alternate bright regions and dark regions। जो मेरे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ तो दैट विल बी व्हेन cos phi इज इक्वल टू 1, so that will be equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2। you can see that this is nothing but root I1 plus root I2 का squared। ऑलराइट, तो इस चीज को मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रहा है, इस चीज को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। This occurs when cos phi is 1, मतलब phi is 2n pi। What was phi? Phi was k delta x, and therefore delta x का वैल्यू कितना हो गया, n lambda। So when the path difference between the two waves is some integer multiple of wavelength, तब जाके अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड लाइट बीम्स में इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू द ब्राइटनेस। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस अपने को प्रैक्टिकली दिखेगा, ठीक है। सो जैसे जैसे थीटा चेंज होता है वैसे वैसे फाई चेंज होगा। व्हाट वाज फाई का वैल्यू, 2 पाई बाय लैम्डा d sin थीटा।
तो जैसे थीटा चेंज होता है वैसे फाई चेंज होगा, ऑसिलेट करेगा ये इंटेंसिटी। ऑसिलेट मतलब इट विल गो फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम टू मिनिमम। ऑलराइट, जब जब cos फाई का वैल्यू 1 होगा, मतलब फाई का वैल्यू जब जब 2n पाई होगा, तब तक इंटेंसिटी मैक्सिमाइज आएगा। सो द मैक्सिमाइज will occur when part difference is n lambda. And destructive interference is the name given when intensity is minimum. Minimum intensity कितना होगा? I1 plus I2 minus 2 root I1 I2 cos phi, minus 2 root I1 I2 because cos phi का value minus 1 will be the value that will give us the minimum intensity. So यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब मेरे पास बेसिकली हो जाएगा रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। ऑलराइट, एंड दिस अकर्स व्हेन cos phi is minus 1, मतलब phi is 2n minus 1 pi, ठीक है, 2n minus 1 या 2n plus 1, ऑलराइट, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। तो phi को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा n माइनस हाफ लैम्डा। सो व्हेन डेल्टा एक्स इज लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तब अपने को क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। बट जब डेल्टा एक्स इज उनके बीच का, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, तो क्या मिलता है, मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, सो स्क्रीन पर मुझे क्या दिखने वाला है, सबसे पहले तो सेंटर पे थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, करेक्ट। थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द बाइसेक्टर, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 है। सो थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो फाई का वैल्यू 0 है, तो cos 0 इज 1, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो सेंटर पे यू हैव द मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट इट एज दैट इज द मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी। दिस इज n इक्वल टू 0 बोल सकते हो तुम, ठीक है, दिस इज n इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स इज 0 गया। ऑलराइट, देन यहाँ पर n इक्वल टू 1 होगा, तो वहां पर फिर से मैक्सिमा होगा। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मैक्सिमास, ऑलराइट। तो इसको n इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, n इक्वल टू 1 को बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, जो ऊपर है वैसे ही सिमेट्रिकली नीचे भी होगा। n इक्वल टू 2 को बोलेंगे सेकेंड मैक्सिमा। व्हाट इज n इक्वल टू 2 हियर? आई एम टॉकिंग अबाउट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, ऑलराइट। डेल्टा एक्स इज इन दिस केस इट इज कोई पॉइंट p पे s2p माइनस s1p इज माय पार्ट डिफरेंस, ऑलराइट। तो यहाँ पे ऐसे ब्राइट फ्रिंज, उसको ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं, ब्राइट रीजन्स को ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली नीचे भी सिमेट्रिकली रहेगा, ऑलराइट। तो ऐसे अपने को ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा, एंड उनके बीच में डार्क फ्रिंजेस होंगे। तो यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज होगा, यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज होगा। So these are called, जहाँ पे dark fringes are the name given to minimum intensity. All right. So दो maxima के बीच में you will have dark fringes. The consecutive, तो you will have basically maxima minima alternating. Central maxima, फिर the first minima बोल सकते हो इसको. This will be the first minima. वहाँ पर delta x का वैल्यू कितना हो जाएगा, lambda by 2. Then you will get the first maxima. वहाँ पर delta x का वैल्यू कितना हो जाएगा, lambda. फिर यू विल गेट द सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाय 2। देन यू विल गेट द सेकेंड मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है। और जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे सिमेट्रिकली, ओके, ऑलराइट। देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो मेरे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। बोला गया था कि द स्लिट विड्थ ऑफ वन स्लिट इज 4 times that of the other. So W2 by W1 is 4. So find the ratio of the maximum to the minimum intensity formed on the screen due to interference. ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर इंटेंसिटी I0 है, तो इसके थ्रू कितना आ जाएगा इंटेंसिटी, मतलब फर्स्ट स्लिट के थ्रू I1 is equal to I0, then I2 through the second slit would be 4 I0 because we saw that the intensity is proportional to the width, correct? So therefore मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या था, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। तो रूट I1 मतलब रूट I0 प्लस रूट I2, तो रूट I2 इज 2 times रूट I0, करेक्ट, उसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 I0। एंड मिनिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, तो ये तो बस I0 बन जाएगा। सो रेशियो वुड बी 9:1। देख लो।
Now often we encounter situations जहां पर the maximas and the minimas are formed at small angles. See, condition for maxima क्या है यहाँ पर? For constructive interference, d sin theta, which is delta x, should be n lambda. So sin theta must be n lambda by d. ठीक है? So अगर you have lambda is much lesser than d, then some maximas will be formed at small angles. If lambda is much lesser than d, then n equal to 1 के लिए sin theta would be lambda by d. Sin theta itself will be small. 2 lambda by d sin theta again will be small. 3 lambda by d में भी sin theta small हो जाएगा. ठीक है? So if lambda is much lesser than d, then some maximas will be formed at small angles. So for those maximas that are formed at small angles, मैं sin theta को approximately tan theta लिख सकता हूँ. Small angle approximation. ये मैं क्यों कर रहा हूँ? Because then I can get the y coordinate of the maxima. Tan theta को मैं y by d लिख सकता हूँ. तो y coordinate आ जाएगा n lambda d by d. This is the y coordinate of the nth maxima. ठीक है? And minima के लिए similarly n की जगह n minus half, ये n lambda की जगह बस n minus half lambda आ जाएगा, right? So minima के लिए it will be n minus half lambda d by d. ठीक है? तो ये अपन याद रखेंगे because generally ये वाला condition ही रहता है क्वेश्चंस में. ऑलराइट, सो यहाँ पर nth maxima is formed at a y coordinate of n lambda d by d measured from the bisector of the slits. ठीक है? this is the central maxima. वहां से मेजर कर रहे हैं अपन. We define something called fringe width. So fringe width is basically the distance between two consecutive maximas. तो nth maxima का y coordinate ये है, n minus 1th maxima का y coordinate ये है, उनका डिफरेंस तो कितना हो जाएगा? n minus n minus 1. Can you see that will come out to be lambda d by d. इसको कभी कभार बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. So it is independent of the nth maxima. मतलब n के independent आ रहा है, right? If you just substitute n minus 1 here for the y coordinate of the n minus 1th maxima and then subtract, तुमको lambda d by d निकल जाएगा. तो ये चीज हम याद रखेंगे. So we say that when maximas are formed at small angles, they are equidistant. Consecutive maximas are equidistant from each other. Okay. All right. तो ये मेरा fringe width हो गया. All right. So in general, you can for this condition, you can use the fact that you can make sin theta approximately equal to tan theta, and tan theta को मैं y by d लिख सकता हूँ. देख लो. Let's do a question that came in JEE 2024. तो मेरे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दिया हुआ है. ये डिस्टेंस 2 मीटर्स है. लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम. फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड मैक्सिमा इन मिलीमीटर्स. तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कितना हो जाएगा? मेरा क्या था? n लैम्डा d by d. तो ये बन जाएगा 3. n का वैल्यू 3, लैम्डा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम. सो लेट्स जस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इन मीटर्स. ठीक है? 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 - 10 मीटर्स. d का वैल्यू, कैपिटल D का वैल्यू इज 2 मीटर्स divided by small d, which is 0.3 millimeter, मतलब 0.3 into 10 power minus 3 meters. ओके, तो देखो क्या बन जाएगा? ये 0.33 ये 10 बन जाएगा. दिस इज 10 raised to 3. 10 raised to 3, 5 into 2 is 10. 10 into 10 is 100. 100 into 10 raised to 3 is 10 raised to 5. ये 10 raised to minus 3 ऊपर आ जाएगा, तो 10 raised to 8 into 10 raised to minus 10. तो 10 raised to minus 2 meters. करेक्ट? तो ये बन जाएगा 10 millimeter. So my answer is 10. देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2020. In Young's double slit experiment, 16 fringes are observed in a certain segment of the screen when the wavelength is 700 nanometers. तो Young's double slit experiment में कोई segment में 16 fringes observed. So let's say length of the segment is L. Can I say 16? One fringe width is beta, तो 16 fringes का लेंथ कितना हो जाएगा? 16 into beta. करेक्ट? एंड बीटा क्या होता है? लैम्डा d by d. तो ये बन जाएगा 16 लैम्डा d by d is equal to L. लैम्डा 1 बोलता हूँ और लैम्डा 1 is 700 नैनोमीटर. ठीक है? Now when lambda is changed to 400 nanometer, find the number of fringes. So number of fringes को कुछ n बोलता हूँ, कैपिटल N बोल देता हूँ. So n into अब lambda 2 d by d is my fringe width, should be equal to same distance L, because उसी segment में मुझे निकालना है. ठीक है? तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 16 into lambda 1 is 700 divided by n into lambda 2 is
400 शुड बी 1। तो n का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा 28। सो 28 फ्रिंजेस बनेंगे। ओके देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2024. In Young's double slit experiment, the intensity at a point is 1/4 of maxima, of that of the maxima. Minimum distance of this point from the central maxima is how much? At some angle theta, यहाँ पर maximum पर intensity, अगर देखो कुछ बोला नहीं गया तो we assume equal slit widths, ठीक है, ये याद रखना, कुछ बोला नहीं गया तो we assume equal slit widths, मतलब इंटेंसिटी दोनों के कारण I नॉट है। तो मैक्सिमा पे कितना होता है? वी नो दैट 4 I नॉट होता है, राइट? तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा एट दिस पॉइंट P इज I नॉट, मैक्सिमा का 1/4, ठीक है। सो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट स्क्वायर, तो I नॉट बन जाएगा cos 5। तो I का वैल्यू I नॉट है, देखो क्या बन जाएगा मेरे पास, cos 5 इक्वल टू -12। तो 5 इज इक्वल टू 120 डिग्री 2π/3, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 5, मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया, राइट? तो 5 का वैल्यू 2π/3, तो मैं लिखूंगा 2π/3 शुड बी इक्वल टू 5 का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, k विच इज 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस, एंड पाथ डिफरेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, d sin थीटा, ठीक है। तो मेरे पास देखो क्या बन जाएगा, sin थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई विल गेट λ/3d। तो लैम्डा का वैल्यू कितना है 600 नैनोमीटर, सॉरी 10⁻⁹ मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, d का वैल्यू इज 1 मिलीमीटर, सो दैट विल बी 10⁻�3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 10⁻², 10⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻5, 2 × 10⁻⁴। नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल, सो आई कैन अप्रोक्सीमेटली इक्वेट दिस टू tan थीटा, एंड tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, y/d। मुझे y का वैल्यू चाहिए ना, सो y का वैल्यू आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। रिमेंबर दिस इज इन, अपने को चाहिए माइक्रोमीटर, ठीक है। तो d का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर्स, एंड माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶, सो दिस विल बी 200 माइक्रोमीटर, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन व्हिच इन्वॉल्व्स प्रीटी मच एवरीथिंग वी लर्नड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सो फार। पूछा गया था इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 दिया, तो वी हैड टू यूज दिस फॉर्मूला जहां से हमने शुरू किया था, I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos 5, वो यूज किया हमने, फाई का वैल्यू निकाला। फाई का फॉर्मूला अपने पास था 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला था d sin थीटा, एंड देन द अप्रोक्सीमेशन दैट sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा। ओके, तो ये अच्छे से देखना और समझ लेना। Let's do a nice question that came in JEE 2024. Two wavelengths λ1 λ2 are used in YDSC. तो सबसे पहले तो जब दो वेवलेंथ यूज होते हैं, एक बीम ऑफ लाइट है, बोथ स्लिट्स के थ्रू, दोनों स्लिट के थ्रू λ1 λ2 दोनों जा रहे हैं। So what happens is each wavelength produces its own interference pattern on the screen, ठीक है। तो खुद का λ1 का एक खुद का इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, एंड λ2 का भी खुद का मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, एंड ऑफ कोर्स दे में ओवरलैप। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, λ1 λ2 का वैल्यूज दिया गया, मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज फॉर λ2 व्हिच ओवरलैप्स विद फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ1 इज व्हाट। तो सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज मतलब जब हम लिखते हैं nth मैक्सिमा, n = 1 n = 2, so that n is called the order of fringe, ठीक है। यहाँ पे बोला नहीं गया, सिर्फ फ्रिंज वर्ड यूज किया गया, मतलब इट्स अंडरस्टूड ब्राइट फ्रिंज। If they want to mention dark fringe, they'll mention the word dark. Otherwise, fringe means bright fringe. Okay. So minimum order of fringe for λ2 which overlaps with λ1. So सबसे पहले तो y coordinate for the first wavelength कितना हो जाएगा? Let's say it is n1 λd/d. This will give you the n1th maxima of, या तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, n λd/d. So this will give the nth maxima for wavelength λ1. And y2 बोलता हूँ m λd/d. This will give you the mth maxima for wavelength λ2. कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे? तो जस्ट इक्वेट करेंगे अपन y1 and y2. So I'll get ये λ1 ये λ2. So n λ1 इक्वेट करूँगा मैं इक्वल टू m λ2, ठीक है। So m/n is equal to λ1/λ2, ठीक है। λ1 का क्या वैल्यू है 450. So 45/65. So this will be 9/30. So minimum value of m, which is what I want, minimum order of fringe. So m and n are the orders of the fringe. वो कितना बन जाएगा 9. All right. And अगर तुमको distance चाहिए from the central maxima,
सेंट्रल मैक्सिमा पे भी कोइंसाइड करेंगे दोनों, ठीक है, बट आई वांट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर पे तो कोइंसाइड करेंगे बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट द नेक्स्ट क्लोजेस्ट पॉइंट वेयर द मैक्सिमा ऑफ बोथ द वेवलेंथ्स विल कोइंसाइड। तो अगर तुमको डिस्टेंस चाहिए तो m का वैल्यू 9 बस यहाँ पर डाल दो, तो 9 लैम्डा 2d/d विल गिव यू y2, ठीक है, देख लो। लेट्स लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो जब मेरे पास फ्रिंजेस बनते हैं, वी आर अज्यूमिंग lambda is much smaller than d, so we are looking at the fringes that are very close to the which are making small angles, ठीक है। तो कोई दो consecutive fringes लूं मैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दो फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, बीटा मेरा फ्रिंज विड्थ, राइट। सो दिस लेट मी कॉल इट डेल्टा थीटा, सो डेल्टा थीटा इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ एंड आई कैन अप्रोक्सीमेटली राइट दिस, ये सब स्मॉल एंगल, ये एंगल भी स्मॉल है, ठीक है, सो डेल्टा थीटा इज अप्रोक्सीमेटली बीटा बाय डी। अप्रोक्सीमेटली आई कैन जस्ट से कि बीटा इज लाइक द सर्कुलर आर्क बाय दिस रेडियस, आई कैन जस्ट इमेजिन दैट, ठीक है, ये एंगल भी स्मॉल है, तो बीटा इज डेल्टा थीटा इज बीटा बाय डी। तो ये कितना बन जाएगा, बीटा इज लैम्डा डी बाय डी, ये फॉर्मूला पता है, तो लैम्डा बाय डी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर विड्थ, ओके, देख लो। Let's look at a question that came in JEE 2020. In Young's double slit experiment, the wavelength is 500 nanometers. Distance between the two slits is 0.05 millimeter. Find the angular width. तो simple formula based है. Angular width का क्या formula है मेरे पास? Lambda by d. तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 500 nanometers. So 5 into 10 power minus 7 meters divided by d, which is 0.05 millimeter. मतलब वो बन जाएगा 5 into 10 power minus 5 meters. Correct? तो ये बन जाएगा 10 power minus 2. ये जो मुझे मिला वो रेडियंस में है और मुझे चाहिए डिग्रीज में। तो ये तो होपफुली मैथ्स से पता होगा तुमको कि 1 रेडियन इज अराउंड 57 डिग्रीज, तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री में होपफुली पढ़ा ही होगा। तो दिस विल बिकम 0.57 डिग्रीज, ठीक है, देख लो। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइट वेव क्रॉसेस इनटू अनदर मीडियम। तो सपोज वैक्यूम है या एयर है, उससे लाइट वेव इज ट्रैवलिंग इनटू सम अदर मीडियम, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, ये हम याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। जितने नंबर ऑफ वेव्स आ रहे पर सेकंड उतने नंबर ऑफ वेव्स विल क्रॉस द बाउंड्री पर सेकंड। नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो अगर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, मुझे पता है स्पीड क्या हो जाता है, द स्पीड इन द मीडियम वुड बी c by mu, mu is the refractive index, ये तो मुझे पता है। And therefore, the wavelength in the medium can be written as speed of the wave divided by frequency. तो ये बन जाएगा c by mu f. But what is c by f? c by f was the wavelength in vacuum. So medium में जो light कोई vacuum से medium में जाता है, that wavelength changes. And it becomes equal to the wavelength that was in vacuum divided by the refractive index, ठीक है। तो ये चीज अपन याद रखेंगे, ऑलराइट। तो इसका क्या इंप्लीकेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस टू द फेज। कोई अगर लाइट वेव ट्रैवल कर रहा है इन अ मीडियम ऑफ थिकनेस t, ठीक है। सो लेट्स से lambda naught is the wavelength in vacuum, all right. इसका refractive index mu है, so the light wave enters from vacuum or air into the slab जिसका refractive index mu है। तो as the wave travels from point A to point B, what will be the phase change? What was phase? The phase, see मेरा wave जो था, electric field जो था वो क्या था, E naught sin of ओमेगा टी माइनस के एक्स, करेक्ट। तो जो चेंज इन फेज एट अ गिवन इंस्टेंट, तो टाइम फिक्स्ड है, अपन एक्स का वैल्यू चेंज कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो दिस एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस बाय द वैल्यू ऑफ टी। तो चेंज इन फेज कितना हो जाएगा, के इंटू टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है। के को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई बाय लैम्डा। अब किस में ट्रैवल कर रही है, टी थिकनेस किस में है, मीडियम में है, सो द वेवलेंथ शुड बी ऑफ द मीडियम, ठीक है। के को 2 पाई बाय लैम्डा लिखा।
but lambda is in medium. But now I would like to convert this into or in terms of wavelength in vacuum. तो मेरे पास lambda medium is equal to lambda naught by mu. Lambda naught was in vacuum. तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 pi by lambda naught into mu t. Correct? So what happens is basically a wave traveling thickness t in refractive index mu will undergo the same phase change if it travels a distance mu t in vacuum. Correct? 2 pi by lambda naught in vacuum into mu t. ये इस फॉर्म में लिखा मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? It's like the k का वैल्यू in vacuum into change in x in vacuum, right? So what we can do hypothetically is कि we can replace t thickness of medium mu by mu t thickness of vacuum. ठीक है, तो ये काफी यूजफुल होगा, इसका अभी यूज अपन देखेंगे. So we saw that a distance t in refractive index mu can be replaced by a distance mu t in vacuum. Correct? तो ये जो mu t है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ. Alright, just like name. So if a wave travels at distance t in refractive index mu, we will say the optical path length traveled is mu t. Okay? अच्छा, तो इसका जो सबसे common application है is that you have YDSE and in front of one of the slits, let's say S1, उसके सामने एक thin slab रख देंगे या thin film रख देंगे, some thin slab और thin film, जिसका thickness t है और refractive index mu है. अब मुझे वही चीज करना है जो हमने पहले किया था फॉर स्टैंडर्ड YDSE कि कोई पॉइंट P पर आई वांट टू कैलकुलेट कि इंटेंसिटी कितना हो. ओके, सो यहां पर अब मुझे जो इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए, मुझे फेज डिफरेंस चाहिए यहां पर. करेक्ट? तो जो फेज डिफरेंस लिखूंगा मैं वो कैसे लिखूंगा? द फेज डिफरेंस जनरली आई राइट इट एज k delta x. करेक्ट? अब when I used to write it as k delta x, वहां पर तो दोनों waves are traveling in vacuum, बट यहां पर जो S1 से P जा रहा है, एक S1 से P जा रहा है, एक S2 से P जा रहा है. S1 से P जा रहा है और थोड़ा सा डिस्टेंस कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में ट्रैवल कर रहा है. What I would like to do is I would still like to use this formula k delta x, which is 2 pi by lambda delta x. Well, lambda this is in vacuum. ये formula अपन vacuum में use करते थे जो standard YDSE था. I would like to still use this formula and I can still do that provided I recognize कि ये जो S1P है, I can replace this thickness T by thickness how much? Mu T. ठीक है? So यहां पर S1 से कोई पॉइंट P पे देखूं मैं और S2 से P पर देखूं, अब जो मैं डेल्टा एक्स यूज करूंगा उसको मैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोलूंगा, बिकॉज आई एम बेसिकली रिप्लेसिंग टी थिकनेस ऑफ स्लैब बाय म्यू टी थिकनेस ऑफ वैक्यूम. ठीक है, मतलब फिजिकली मैं कोई ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट मन में अपने को पता है कि इसमें मेरे को एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा? द एक्स्ट्रा लेंथ वुड बी म्यू टी माइनस टी. करेक्ट? इफ आई वांट टू रिप्लेस दिस बाय दिस, टी थिकनेस में कितना एक्स्ट्रा लेंथ ऐड करना पड़ेगा? इतना मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. तो व्हाट आई विल डू इज I will say that the optical path difference is S2P minus S1P. ये तो मेरा geometrical path difference था, geometrical path difference. But S1P में extra कितना है अब? Because I've replaced this T thickness by some extra by mu T. तो कितना extra add कर दिया मैंने? इतना. तो ये S1P में extra add हो रहा है, right? So यहाँ पे आ जाएगा mu minus 1 times T. देखो carefully अपन देखते हैं इसको क्या किया मैंने. तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस S2 से P जा रहा है माइनस S1 से P जा रहा है. तो जो वो माइनस S1 से P जा रहा था उसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ है. इट्स नॉट जस्ट दिस ज्योमेट्रिकल लेंथ, देयर इज सम एक्स्ट्रा लेंथ. हाउ मच एक्स्ट्रा लेंथ? दिस मच. सो दैट आल्सो एक्स्ट्रा यू हैव टू सबट्रैक्ट. वी आर सबट्रैक्टिंग S1P. ठीक है, ओके. सो S2P माइनस S1P, दिस इज द ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस. वो कितना हो गया? वो तो अपने को पता है d sin थीटा. वो फॉर्मूला अपने को याद रखना है. माइनस म्यू माइनस 1 टाइम्स T.
ये मेरा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। सो अगर पूछा गया मैक्सिमा निकालना है, कुछ नहीं करना है अभी, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस को अपन एन लैम्डा सेलेक्ट कर देंगे, मिनिमा के लिए एन माइनस हाफ लैम्डा, सेम चीज, लैम्डा इज इन वैक्यूम, ऑलराइट। नाउ यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि स्मॉल एंगल्स अगर अपन माने जहां पे मैक्सिमा ऑफ फॉर्मिंग है स्मॉल एंगल, सो आई वांट टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द nth मैक्सिमा। तो sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, y/d लिख सकता हूँ स्मॉल एंगल्स के लिए, तो आई विल राइट delta x is what, d sin theta, so y d by d minus mu minus 1 times t should be equal to n lambda naught, तो y d by d should be equal to n lambda naught plus mu minus 1 times t, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, n lambda naught d by d plus mu minus 1 t d by d, okay। What is this? This was the original y coordinate of the nth maxima when there was no slab. And this is some constant term that has now been added, correct? तो इसका मतलब क्या? All the fringes have shifted by a constant amount. So this is called the shift of the fringe pattern. ठीक है, this is the y coordinate of the nth maximum. ये याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखें तो ठीक है, नहीं याद रखा तो भी यहाँ से यहाँ फटाफट दो लाइन में डिराइव हो जाना चाहिए। But anyway, this is called the shift of the fringe pattern because every fringe is shifting by a fixed amount compared to the standard YDSC. So when you introduce a slab, this is the amount by which the fringe pattern entirely shifts up. ठीक है, तो central maxima भी ऊपर चला गया। तो यहाँ पे what is the definition of central maxima? Central maxima is when the phase difference is 0. It's no longer the center. Central maxima का भी definition क्या है? यहाँ पे phase difference 0 है। तो basically यहाँ पर n इक्वल टू 0, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कितना आ जाएगा, n को 0 रखो तो आ जाएगा म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, ठीक है। सो इट्स नॉट सेंटर, यहाँ पे 0 पे नहीं, y इक्वल टू 0 पे नहीं है सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा का डेफिनेशन सेंटर नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा का डेफिनेशन इज डेल्टा फाई 0, दैट इज द डेफिनेशन। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इतना, तो पूरा फ्रिंज पैटर्न उतना ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर स्लैब को नीचे रखते तो फ्रिंज पैटर्न नीचे शिफ्ट होता। All right. What about the fringe width? Will the fringe width कैसे? What was fringe width? Y coordinate of the nth maximum minus n minus 1th maximum. Basically the distance between consecutive fringes. Can you see कि ये तो constant term है, तो subtraction में तो वो कट जाएगा, बचेगा is the same. Fringe width को कुछ नहीं फर्क पड़ा है compared to the standard YDSC, जहाँ पे slab नहीं था, वहाँ पर भी यही था lambda d by d, lambda was in vacuum, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। तो fringe width has not changed. It's just that the fringe pattern has shifted. ठीक है, they can ask you number of fringes crossing a given point on the screen. और जैसे suppose ये point O है, upon introducing the slab, पहले standard YD से था, अभी अपने slab डाला, तो कितने fringes cross किए point O को, fringe pattern ऊपर गया ना, तो कितने fringes cross किए, कितना shift हुआ है ऊपर, इतना शिफ्ट हुआ है ऊपर, एक फ्रिंज विड्थ कितना है, इतना, डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस मिल जाएगा, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू शिफ्ट डिवाइड बाय बीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय लैम्डा नॉट डी बाई डी, सो डी बाई डी कट जाएगा, बचेगा म्यू माइनस 1 टी बाय लैम्डा नॉट, ओके। तो ये सारी चीजें है जो अपने को याद रखना है व्हेन अ थिन स्लैब इज इंट्रोड्यूस। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द nth मैक्सिमा, ये शिफ्ट आ गया, सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन, बीटा चेंज नहीं होता वो याद रखना है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग ओवर शिफ्ट बाय बीटा, ये सब याद रखना है, मतलब फॉर्मूले दे आर ऑल रिलेटेड, तो यू कैन लॉजिकली डिराइव क्विकली एवरीथिंग, ओके। ऑलराइट, देख लो, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। तो मेरे पास एक YDSC है, व्हेन वन स्लिट इज कवर्ड बाय द थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द सेंट्रल मैक्सिमा इज शिफ्टेड टू अ पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फाइंड द थिकनेस। तो इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा y कोऑर्डिनेट 0 पर था, अब वो कहीं यहाँ पर आ गया, this is the shift, and this was originally occupied by the fourth bright fringe। इसका मतलब क्या कि 4 फ्रिंजेस क्रॉस किए, है कि नहीं, यहाँ पे n इक्वल टू 4 था ओरिजिनली, पर अभी n इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये इस पॉइंट O पे कितने फ्रिंजेस क्रॉस किए, 4 फ्रिंज क्रॉस किए, राइट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग इज 4, I can write that as, क्या था एक्सप्रेशन अपने पास, ये था,
So thickness would be 4 lambda divided by mu minus 1. So 4 into wavelength कितना 500 nanometer, 500 into 10 raised to minus 9 divided by mu minus 1 is 0.5. ठीक है, तो 0.5 मतलब 5 into 10 power minus 1 ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा. दिस इज 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to minus 6 मीटर, मतलब 4 माइक्रोमीटर. तो आंसर वुड बी 4. ऑलराइट, देख लो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2023. तो मेरे पास एक YDSC है, अ थिन प्लेट, उसका थिकनेस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इज इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ S1. द सेंटर मैक्सिमा शिफ्ट्स बाय x बीटा नॉट, वेयर x का वैल्यू कुछ नंबर है वो निकालना मुझे. बीटा नॉट इज द फ्रिंज विड्थ. तो सिंपल क्वेश्चन है, शिफ्ट कितना होता है? शिफ्ट मुझे पता है म्यू माइनस 1 TD बाय D. दिस शुड बी इक्वल टू x टाइम्स बीटा नॉट. वो बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ कितना होता है? लैम्डा D बाय D. तो d बाई डी कट गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू माइनस 1 t बाय लैम्डा. तो म्यू का वैल्यू कितना? 1.2. सो दिस विल बी 0.2. थिकनेस कितना दिया? 10 माइक्रोमीटर. सो 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितना है? 500 नैनोमीटर. सो 500 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9. ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू 10 is 2 एंड दिस विल बिकम 2 by 5 into 10. तो ये 0.4 बन जाएगा, तो 4. ओके, देख लो. Let's look at a question that came in JEE 2022. In Young's double slit experiment, when a glass plate is placed in front of one of the slits, intensity at the position of the previous central maxima is unchanged. इसका मतलब previous central maxima मतलब पहले तो यहाँ पर होगा central maxima, बट अभी कहीं शिफ्ट, अभी ग्लास स्लैब लगा दिया तो कोई शिफ्ट हो जाएगा central maxima इधर. बट यहां पर फिर भी द इंटेंसिटी इज अनचेंज्ड. इसका मतलब यहां पर भी क्या है? मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा पहले था, अभी भी यहां पर कोई और मैक्सिमा, सम अदर ब्राइट फ्रिंज. ठीक है, सो इसका मतलब क्या? व्हाट कैन आई डू? इसका मतलब द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस फ्रॉम S1, लेट्स कॉल दिस O, S1O minus S2O शुड बी सम n लैम्डा. करेक्ट, तो ही मैक्सिमम मिलेगा. कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या है? द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. यहां पर जो दिया हुआ है थिकनेस इज x लैम्डा. फाइंड x. ये थिकनेस है, x इज सम नंबर, लैम्डा इज कुछ बोला नहीं गया. मतलब ये ऑलवेज, अगर सिर्फ बोला गया वेवलेंथ ऑफ लाइट इज सो एंड सो, दैट वैल्यू इज ऑलवेज अंडरस्टूड टू बी इन वैक्यूम. तो यहां पर भी वेवलेंथ लैम्डा क्या है? इन वैक्यूम. ठीक है, ये भी वेवलेंथ वैक्यूम. We are writing optical part difference is n lambda. Lambda is in vacuum. Okay, so let's see. S1O minus S2O क्या बन जाएगा? Geometrically तो दोनों equal है, but S1O में extra path length कितना है? Optical path length कितना है? Mu minus 1 times t. So this difference, optical part difference, should be mu minus 1 times t. So I should write S1O minus S2O plus mu minus 1 times t. ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस हो गया विच आर इक्वल, बट ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस में S1O में एक एक्स्ट्रा इतना है. ठीक है, सो म्यू माइनस 1 टाइम्स t शुड बी n लैम्डा. तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? n लैम्डा बाय म्यू का वैल्यू कितना? 1.5. सो 0.5, तो 2n लैम्डा. ठीक है, सो x का वैल्यू इज 2n. बस वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो n का वैल्यू इंटीजर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. ऑप्शंस में से n का वैल्यू 1 से मेरे को ये मिल जाएगा. ठीक है, देख लो. Let's look at a nice question that came in JEE 2021. तो ये question is related to the change in wavelength when a light passes into a medium. ठीक है, so the difference in number of waves when the yellow light passes through air and vacuum of the same length is 1. मतलब कोई length है, let's call it L. When it is passing through, when yellow light is passing through air and when yellow light passes through vacuum of the same length, so number of waves that are passing, that is the difference is 1. तो number of waves मतलब क्या? कि basically एक wave is one wavelength, correct? but wavelength अलग अलग है. so number of waves in length L would be L by wavelength. अब wavelength ही अलग है, right? so the difference is 1. तो बोला गया किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा? लैम्डा इन एयर. तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एग्जैक्टली लिया गया 1.0003. नॉर्मली अपन निकले, मतलब अपन अप्रोक्सीमेट करते हैं इट्स इक्वल टू 1, बट यहाँ पर द डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट,
right? So I know lambda in air is lambda in vacuum divided by mu, correct? तो mu obviously 1 से ज्यादा है तो air में wavelength कम हो, और अगर air में wavelength कम है number of waves in air would be more, so minus lambda minus number of waves in vacuum. ठीक है, तो क्या करूं मैं, air lambda of air is lambda of vacuum by mu, तो ये आ जाएगा mu times lambda of vacuum. ठीक है, सो L का वैल्यू हो जाएगा वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय mu माइनस 1. सो वेवलेंथ इन वैक्यूम कितना दिया गया, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स में करता हूँ, बाद में मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा. एंड म्यू का वैल्यू कितना दिया, 1.0003, माइनस 1 करूंगा तो बचेगा 0.0003, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, तो ये बन जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 2 इंटू 10⁻3 मीटर्स, मतलब 2 मिलीमीटर. तो योर आंसर इज 2. ओके, देख लो. That's it for today. आज पूरा हमने वेव ऑप्टिक्स कवर कर लिया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा कवर कर लिया है. एक डिफ्रैक्शन चीज है जो छोटा सा टॉपिक है, which I would suggest just read from NCERT, जो बेसिक फॉर्मूले है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है डिफ्रैक्शन में. ठीक है, तो वो डिफ्रैक्शन NCERT से पढ़ लेना. So just please keep sharing my videos with whoever you know is going to be appearing for JEE 2025, और अगर तुम्हारे juniors भी है जो JEE 2026 aspirants है, so please share my YouTube channel with them. It will help them as well as me. That's it for today. I will see you next time. Let me know in the comment section how your preparation is going, और let me know in comment section कि next chapter कौन सा चाहिए. Alright, as one shot series में. So that's it for today. I will see you next time. I will see you at the top.